अच्छा, इसको हम कहेंगे टेस्ट फॉर कैटाइंस, और टेस्ट फॉर एनाइंस हमने इस पे रन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि इसमें कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन है। और वो करने के लिए हमें एक टेबल याद करना पड़ेगा कि भाई क्या हम करें, क्या हम डालें कि पता लगाएंगे कौन सा कैटाइन है और कौन सा एनाइन है। तो ये जो टेबल है ना हमारे पास, क्या ये वाला, इस टेबल को अगर देखो तो इसमें आपके पास 3 टेबल बने हुए हैं। एक तो टेस्ट फॉर एनाइन है, अगर आपने एनाइन चेक करना है तो आप क्या करोगे, कार्बोनेट अगर एनाइन है तो आपको तो नहीं पता कि कार्बोनेट है, तो आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड डालोगे उस सोल्यूशन में। और अगर डाइल्यूट एसिड डालने पे एफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, एफिशिएंसी क्या कहते हैं, जो कोक में नहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो झाग बनते हैं, दैट इज एफिशिएंसी, बबल्स जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे इस पे। अगर ऑब्जर्वेशन, ये जो टेस्ट आपने परफॉर्म किया, जो टेस्ट रिजल्ट है ना, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अगर ये रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास आती है तो मैं कहूंगा कि कार्बोनेट आयन या CO3 2 नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एक मिनट अजान होने दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखो, अब अगर क्लोराइड एनाइन है उसका टेस्ट क्या होता है, व्हाट यू डू इज यू एसिडिफाई द सॉल्यूशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एसिडिफाई मतलब आपने उसमें ऐड करा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और फिर आपने उसमें ऐड करा है एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। अगर ऑब्जर्वेशन में तुम्हारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रेसिपिटेट, तो आप उसको पीपीटी भी लिख सकते हो। व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे होंगे, आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन था पानी जैसा, उसके अंदर अगर व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आना शुरू हो जाएं तो वो उसको हम कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट पार्टिकल्स कैसे होंगे, जैसे चौक होती है ना, उसको अगर आप क्रश करके पानी में डाल दो तो चौक जिस तरह से पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, उस तरह के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने जाएंगे उसमें, छोटे 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 छोटे। इसी तरह अगर आप आयोडाइड का टेस्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। और अगर ऑब्जर्वेशन में येलो प्रेसिपिटेट आता है तो इट मींस आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। अगर नाइट्रेट एनाइन को आपने टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू गाइस नो व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होता है, छोटे छोटे एल्यूमिनियम के पीसेस। एल्यूमिनियम फॉइल तुम लोगों ने घरों में देखा है ना, उसी एल्यूमिनियम फॉइल की बात कर रहे हैं। एंड इफ यू वार्म इट, और ये करने पे अगर अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है तो यू कैन से कि सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट एनाइन प्रेजेंट है। अच्छा, अमोनिया गैस, जब भी कोई गैस प्रोड्यूस्ड होगी ना तो आपने फौरन गैस का टेस्ट भी लिखना है। जैसे अमोनिया गैस के टेस्ट जो है ये दिया हुआ। अब ये टेस्ट फॉर गैसेस ये भी याद रखना है कि अमोनिया गैस को कैसे टेस्ट करोगे, टन्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अगर कोई गैस आप टेस्ट कर रहे हो और अगर वो डैम रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे तो आप समझ जाओ कि वो अमोनिया गैस प्रेजेंट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या है कि इफ यू पास द गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की या क्लाउडी। मिल्की कहते हैं इसको या क्लाउडी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन गैस का क्या है कि अगर आप इस गैस को क्या करते हो, अपना डैम लिटमस पेपर इसके पास लेके जाते हो ना तो वो लिटमस पेपर का कलर उड़ा देती है, उसको कर देती है ब्लीच, कहते हैं ब्लीच कर देना। ये हम लोग पेपर 2 में क्वेश्चन कर रहे थे, वहां भी आया था। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, अगर आप लाइटेड स्प्लिंट क्या होता है, एक लंबी वाली माचिस होती है जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं, उसको अगर जहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, उसके पास लाइटेड स्प्लिंट लेके जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। जैसे पटाखे फटते हैं ना, वैसे पॉप साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। और अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसका क्या है, अगर स्प्लिंट आप उसके पास लेके जाओगे तो उसको ग्लो कर देगा। ग्लो का क्या मतलब होता है, जो फ्लेम होता है ना वो एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन करती है। तो एकदम से अगर फ्लो बढ़ता है, उसका फ्लेम का ग्लो होना शुरू हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, तो इट मींस ऑक्सीजन गैस मस्ट बी प्रेजेंट। बिल्कुल मुनीब, ये सब याद करना है, ये पूरा टेबल इनफैक्ट आपको याद करना है। टेस्ट फॉर गैसेस भी याद होने चाहिए,
टेस्ट फॉर एनाइंस भी याद होने चाहिए। टेस्ट क्या परफॉर्म करना है, उसकी ऑब्जर्वेशन या टेस्ट रिजल्ट क्या आएंगे और उसके बिहाफ पे कौन सा एनाइन प्रेजेंट है, ये आपको क्लियर कट एज इट इज रट्टा लगाना है। और ये टेबल खुद ब खुद याद हो जाएगा जब क्वेश्चंस करोगे ना। तो ये टेबल अभी हम टेबल देख देख के ये क्वेश्चंस करेंगे और ये जो है आपको टेबल याद हो जाएगा। इसके मैंने ना एक वर्कशीट डाली है गूगल क्लासरूम पे, इसमें अराउंड 54 क्वेश्चंस हैं ऐसे, टेस्ट फॉर कैटाइंस एनाइंस एंड गैसेस के। तो जब ये क्वेश्चन सारे कर लोगे टेबल यूज करके तो तुम लोगों को खुद ही याद हो जाएगा ये टेबल। पहले इनिशियली टेबल सामने रख के देख देख के करना, उसके बाद ये टेबल आहिस्ता आहिस्ता देखोगे याद होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ना सस्पेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर एनाइन कौन सा है, तो आपने जो है ना ये सारे टेस्ट परफॉर्म करना है सॉल्यूशन पे। और इन टेस्ट में से जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल क्लोराइड था, अगर आपको नहीं पता था क्लोराइड है या नहीं, आपने क्या किया, एसिडिफाइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, और अगर डालने पे व्हाइट पीपीटी आ गए तो यू विल बी श्योर कि क्लोराइड प्रेजेंट है, क्लोराइड एनाइन। अगर येलो पीपीटी आ गया तो आप बोलोगे आयोडाइड प्रेजेंट है। तो आपको जो मैंने सोल्यूशन दिया है ना, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते जाओगे और एक एक टेस्ट परफॉर्म करते जाओगे। पहले आपने थोड़ा सा सोल्यूशन निकाला इसमें से, फिर थोड़ा सा सैंपल और निकाला, एक टेस्ट परफॉर्म किया, फिर दूसरा टेस्ट परफॉर्म किया। पूरे के पूरे सोल्यूशन पे टेस्ट परफॉर्म नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि उसके बाद अगर वो नहीं प्रेजेंट है एनाइन वाला तो वो आपने तो पूरा सोल्यूशन बर्बाद कर दिया। तो आप उसमें से सैंपल्स निकालते हो थोड़े थोड़े और उन सैंपल्स पे टेस्ट करते हो, और फिर जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं या जो टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस आती है, कभी उसको रिजल्ट्स कहता है कभी उसको ऑब्जर्वेशंस कहता है। तो वो जो टेस्ट की रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन आती है उसके बिहाफ पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि भाई कौन सा एनाइन प्रेजेंट है या कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है। तो एनाइन के टेस्ट ये वाले हैं जो कि रिलेटिवली सिंपल होते हैं, लेकिन जो कैटाइन है ना उनका टेबल थोड़ा सा ना बड़ा है, वो थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा। तो उसमें आपके पास दो तरह के टेस्ट हैं। एक तो ये कि आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मतलब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया हुआ एल्कली है। और दूसरा टेस्ट क्या है, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया क्या होता है, अमोनिया गैस है, उसको पानी में डिसॉल्व करोगे ना, एक्वस बनाओगे, तो अमोनिया गैस जो है पानी में डिसॉल्व होने पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह का एल्कली बना देता है। तो आप क्या करते हो कि आपने जो एक सैंपल निकाला उसमें पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, उस पे डालने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, अगर प्रेसिपिटेट किसी भी कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो आप क्या करोगे, उसमें फिर और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे। अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए वापस बनने के बाद और कलरलेस सोल्यूशन आ जाए, तो आप कहोगे कि यार एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो सकता है। अब हो सकता है क्यों, वाई आर यू नॉट श्योर के है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन ही प्रेजेंट है, क्योंकि यही बिल्कुल भी यही सेम करता है। मैं आवाज क्या कह रहे हो फिर बोलो। देखो वाई आई एम नॉट श्योर के एल्यूमिनियम 3 आयन ही पॉजिटिव है प्रेजेंट है, क्योंकि यही बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन जो है ना वो जिंक के साथ भी आ रही है, व्हाइट प्रेसिपिटी पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन आपके पास ऐसी आए जैसे ना कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ देखो लाइट ब्लू पीपीटी, तो फिर तो आप यहीं पे श्योर हो जाओगे कि भाई कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन और कोई कैटाइन दे नहीं रहा, और सिर्फ यही कैटाइन तुम्हारे सिलेबस में है, इन्हीं को टेस्ट करवाएगा वो, ठीक है, कोई अलग से नहीं देगा। अगर कोई अलग से देता भी है ना तुम्हें तो फिर वो बताएगा कि भाई इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मेमोरी में ये वाले सारे कैटाइंस, इनके टेस्ट और इनके ऑब्जर्वेशन याद करनी है। तो आज की तारीख में इस क्लास के बाद जाके बैठ के इसका एक रट्टा मारना और फिर इस टेबल को सामने रखते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा के तुम्हें आज भेजूंगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि करने कैसे। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, इसका मार्क्स स्कोरिंग होता है। इसका क्वेश्चन जो है वो समझ लो कि अगर आता है तो हमारे पास 10 से 11, 12 या 9 मार्क्स तक का आ सकता है, और पूरा का पूरा सही करोगे गलती का कोई चांस नहीं। और ये पेपर 4 में आता है, एटीपी में आते हैं इसके ज्यादातर क्वेश्चंस, पेपर 2 में भी आ जाता है, पेपर 1 में भी आ जाता है, लेकिन एटीपी में ज्यादा आता है। पहले तो ये हर साल देता था क्वेश्चन,
अब जो है ना उसने क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जरूर देता है। इसका स्टाइल इसलिए चेंज किया क्योंकि बहुत आसान हो गया था, वो सभी सही करके आते थे उसको। लेकिन अभी लास्ट ईयर में इसने क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब 2021 में जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना इसका वही क्वेश्चन आएगा, और वो सीख के जाओ ताकि इसके 10-12 मार्क्स पूरे एटलीस्ट स्कोर करके आओ। सही है। अच्छा, इसी तरह अब जैसे कंफ्यूजन आ रही है ना एल्यूमिनियम और जिंक में मोमेंट, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से थोड़ा सा और सैंपल लेंगे और उसमें फिर अमोनिया से टेस्ट करेंगे, एक्वस अमोनिया से। और एक्वस अमोनिया डालने पे अगर व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, मतलब व्हाइट पीपीटी आया, आपने अमोनिया और डाला, और अमोनिया डालने पे पीपीटी जो है वो वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा उसको, इनसॉल्युबल ही है, तो आप कहोगे कि भाई Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट है। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन जिंक में अगर आपने अमोनिया डाला है ना, एक्वस अमोनिया, तो देखो ऑब्जर्वेशन व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस, तो ये ऑब्जर्वेशन अब आपके पास डिफरेंट है। तो इसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई Al3 आइन पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है। इसी तरह बाकी जो कैटाइंस हैं उनमें ऑब्जर्वेशन ही इतनी डिफरेंट आती है कि आप जो है वो श्योरिटी से बता सकते हो। लेकिन कुछ में हम लोग ये ट्राई होती है कि हम दोनों टेस्ट परफॉर्म करें ताकि हम कंप्लीट श्योरिटी से बता सकें कि भाई कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है। एनाइन का रिलेटिवली सिंपल होता है। तो देखो कैटाइन के दो तरह के टेस्ट हैं। इन ऑर्डर टू चेक विच कैटाइन इज प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन, you have two types of tests. One is adding aqueous sodium hydroxide NaOH, and the other is adding aqueous ammonia. सही है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कैटाइन के दो तरह के टेस्ट हैं। एनाइन जो है तुम्हारे पास ये जो 5 एनाइन है इनका एक एक ही टेस्ट है, ठीक है। और टेस्ट फॉर गैसेस 5 गैसेस हैं। तो अब जब समझ जाओगे ना तो तुम्हें टेबल याद हो जाएगा, फिर ये तुम्हें जब भी मुश्किल लग रहा है ना कि याद करना है कैसे होगा, मुश्किल नहीं लगेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड था, जब आप क्लोराइड के टेस्ट इस पे परफॉर्म करोगे तो व्हाइट पीपीटी आएगा, तो आप कहोगे कि क्लोराइड है। और आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला एक सैंपल में, व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस आ गया, तो यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई एल्यूमिनियम भी हो सकता है उसमें, जिंक भी हो सकता है। फिर आपने एक्वस अमोनिया से दूसरे सैंपल लिया, उसको परफॉर्म किया एक्वस अमोनिया से, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस आएगा, तो आप कहोगे कि भाई Al3 आइन पॉजिटिव प्रेजेंट है इसमें। अगर नहीं आया तो वो नहीं है। अच्छा, हमने इसमें लिया है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम के साथ देखो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, जब आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो आ गया व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ऐसी ऑब्जर्वेशन और किसी की है ही नहीं, सारे कैटाइन देख लो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन किसी में नहीं है। सर जी मोमिन। सर ये कैल्शियम प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा तो वहां पे सॉल्यूशन होगा तो पता कैसे चलेगा? कैल्शियम देखो जब सॉल्यूशन में है ना तो उसने प्रेसिपिटेट नहीं बनाया भाई, क्योंकि वो कैल्शियम क्लोराइड है, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। लेकिन जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे ना तो कैल्शियम फिर प्रेसिपिटेट बना लेगा, और जैसे ही व्हाइट पीपीटी बना तो आप बोलोगे कि या तो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है Al3 पॉजिटिव, या Ca2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है, या जिंक 2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है। अच्छा, पहले आप क्या करते हो, फ्यू ड्रॉप्स डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डालते हो, प्रेसिपिटेट आना शुरू हुआ। एक्सेस में डालने का क्या मतलब है, देखो अली, कि मैंने फ्यू ड्रॉप्स के बाद ज्यादा ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। पहले मैंने 5-6 ड्रॉप्स डाले थे, फिर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले जा रहा हूँ, 20-30 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए। अगर वो डालने पे प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल सॉल्यूशन बन जाता है वापस, तो मैं कहूंगा एल्यूमिनियम या जिंक प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता तो मैं कहूंगा कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है। सही है। एक्सेस डालने का मतलब ये होता है कि मैंने मजीद प्रेसिपिटेट बनने के बाद मजीद डाले जा रहा हूँ, कि देखने के लिए कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा सोल्यूशन में। चेंज क्या होगा, या तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना लेगा, या अगर चेंज नहीं होना तो प्रेसिपिटेट वैसे ही बना रहेगा। अभी देखो क्वेश्चन करते हैं ना तो क्लियर होगा। अभी कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
और एक चीज और याद रखना, periodicity अभी देखा नहीं है लेकिन यू गाइस नो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3? तो ये जो है ना, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आयरन क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये बीच में होते हैं ना, दीज आर डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, आयनिक कंपाउंड है, ये जो है ग्रुप 1 का है, तो इसका जो सोल्यूशन बनता है ना, वो कलरलेस बनेगा। इसी तरह ग्रुप 2 का मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, वो भी कलरलेस बनेगा, पानी जैसा। कलरलेस मतलब पानी जैसा। एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, AlCl3, वो भी कलरलेस बनेगा। सही है। लेकिन अगर आपने इसका आयरन क्लोराइड लिया ना, आयरन 2 क्लोराइड, ट्रांजिशन है ना एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में, हमने देखा था दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन 2+ भी होता है, 3+ भी होता है। अभी यहाँ पे मैंने आयरन 2+ लिया है, तो ये जो है ना, ये जो सोल्यूशन बनाएगा ना, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, और ये जो सोल्यूशन बनाएगा ये ग्रीन कलर का बनाएगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात क्या होती है? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो अगर आपके पास कोई मैंने सोल्यूशन दिया है ना, और अगर वो कलर्ड है, तो पहले तो आप पहचान जाओगे और बोलोगे कि ये कलर्ड सोल्यूशन है। तो कलर्ड सोल्यूशन है तो आप कहोगे कि ट्रांजिशन मेटल आइन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब किसी ट्रांजिशन एलिमेंट का आइन है। अब वो क्या क्या हो सकता है हमारे पास टेबल में? ट्रांजिशन मेटल आइन जो है वो Fe2 पॉजिटिव दिया हुआ है, Fe3 पॉजिटिव भी दिया हुआ है, और क्रोमियम दिया हुआ है। ठीक है, और कॉपर भी दिया हुआ है, दैट इज ब्लू। देखो, तो इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हैं? Cr3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब जिंक के बारे में ना, अब पता नहीं तुम लोग कब तक पहुंचो इस बात पे, मैं लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं जो जिंक है ना प्रोडक्ट टेबल में, वो आता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो वो क्यों नहीं कलेक्ट कंपाउंड बना रहा? तो एक तो बात सुन लो, ये तुम लोग आगे जाके लेवल में पढ़ोगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है ना, ये इस प्रोडक्ट टेबल को अगर देखो तो इसके अंदर क्या कहते हैं, तुम्हारा जो ग्रुप, इसको मैं कह रहा हूं कि दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। असल में बेसिकली इसका नाम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ से स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और कॉपर तक जाते हैं। जिंक जो है ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता नहीं है। तो इस डी ब्लॉक एलिमेंट में मोस्टली जो है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। इस वजह से जिंक जो है ना वो कलर्ड सोल्यूशन नहीं बनाता है, वो कलरलेस ही बनाता है। तो अगर ये बात माइंड में आए तो यहाँ से रिकॉल कर लेना कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, दो इट इज इन बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के बीच में सारे तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग ओ लेवल में इसको कह देते हैं कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसलिए जिंक देखो तो कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट अ स्टूडेंट डज ऑन कंपाउंड एल। कोई कंपाउंड है एल, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता इसके अंदर कैटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट। अब वो तुमसे वो करवाएगा, पता लगवाएगा कि कौन सा है। Complete the table by adding the conclusion for A and the observation for test B and C। अच्छा, ये जो चीज होती है ना, ये जो डिटेल होती है हमेशा ऑलमोस्ट सेम होती है, इसको पढ़ने का कोई इतना खास फायदा नहीं होता। बस एक कंपाउंड एल है, उसको तुमने जो है टेस्ट करना है कि उसमें कैटाइन कौन सा और एनाइन कौन सा है। और इस टेबल में
पहले क्या करा उसने, एल को, अब मैंने तुम्हें एल जो है ना सॉलिड फॉर्म में दिया था, मैंने तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिया डायरेक्ट, मैंने तुम्हें सॉलिड फॉर्म में एल दिया कि पहले उसको पानी में डिसॉल्व करो, उसका सैंपल बनाओ, फिर उसमें से थोड़े थोड़े सैंपल निकालो और उनको टेस्ट करो। थोड़े थोड़े सैंपल जो मैंने निकाले ना, उसने 3 सैंपल निकाले। एल इज डिसॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बी सी एंड डी। बी पे वो अलग टेस्ट परफॉर्म करेगा, सी सैंपल पे वो अलग टेस्ट परफॉर्म करेगा। निकाला सब इसी में से है जो तुमने मेन बनाया ना एल को डिसॉल्व करने पे, उसी में से 3 अलग अलग सैंपल निकाल लिए थोड़े थोड़े टेस्टिंग करने के लिए। तो बी सी और डी तीनों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करेगा। वो कैटाइन भी पता लगाएगा, एनाइन भी पता लगाएगा इसमें कौन सा प्रेजेंट है। अच्छा, जब उसने एल डिसॉल्व किया ना पानी में, तो उसने ऑब्जर्वेशन देखी, अ कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म। और जब भी कलर्ड सोल्यूशन वो लिखा हुआ दे दे तो तुम लोगों ने आंखें बंद करके जाके लिख देना है आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल आयन इज प्रेजेंट, जाके आयन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। अगर वो कहता है कलर्ड सोल्यूशन है, अगर वो कहता है कलरलेस सोल्यूशन है, तो आप लिख देना आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, या डज नॉट कंटेन आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, सिंपल। अगर कहता है कलर्ड सोल्यूशन है तो लिख देना आयन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। अगर कहता है कलरलेस सोल्यूशन है तो लिख देना आयन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आगे वो भी आएगा। फिलहाल इसने कलर्ड बोला हुआ है तो मैंने जाके लिख दिया आयन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। ये हमेशा यही होता है, और कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें घुमा ही नहीं सकता इसमें और ज्यादा। समझ आती है यहाँ तक बात? अच्छा, फिर एल में से देखो, जब वो एल डालेगा पानी में तो कलर तो दिख जाएगा उसको, कलर दिख गया, उसने लिख दिया। फिर वो बनाने के बाद उसने 3 सैंपल निकाले बी सी डी। बी के साथ उसने क्या करा, टू द फर्स्ट पार्ट जो कि बी है, एक्वस अमोनिया इज एडेड अंटिल अ चेंज इज सीन। देखो, जब एक्वस अमोनिया डालते हैं, पहले देखो वो फ्यू ड्रॉप्स डालेगा, एक्वस अमोनिया डाला उसने, कुछ चेंज आया, प्रेसिपिटेट आया होगा। फिर जब वो आ गया तो वो एक्सेस डालेगा, जो मोर ड्रॉप्स डाल देगा। वो पहले डालेगा फ्यू ड्रॉप्स, फिर डालेगा मोर ड्रॉप्स। तो एक्सेस डालने का ये मतलब होता है। तो हमें ये देखना है कि एक्वस अमोनिया डालने पे उसने ऑब्जर्वेशन क्या है वो नहीं बताई तुम्हें, लेकिन उसने तुम्हें कंक्लूजन बता दिया। उसने बोला कि एल मे कंटेन Cr3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव आयंस। मे कंटेन मतलब ही इज नॉट श्योर कि भाई Cr3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है। एक्सेस डालने पे उसने बोल दिया कि भाई हाँ, ये तो मैं श्योर हो गया हूँ कि इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है एक, ये अभी भी नहीं बता सका वो एक्वस अमोनिया डालने पे। तो ये इसने जो कंक्लूजन अपना ड्रॉ करा, वो किस बिहाफ पे ड्रॉ करा, आखिर ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन आई थी कि उसने बोला कि या तो क्रोमियम आइन प्रेजेंट है या Fe2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है। तो वो आप टेबल पे आ जाओ, अब आपको टेबल याद होना चाहिए। आप आ गए क्रोमियम 3 पॉजिटिव आइन और Fe2 पॉजिटिव आइन की ऑब्जर्वेशन पे। भाई ऐसी अगर उसके पास क्या ऑब्जर्वेशन आई है कि वो कह रहा है कि Fe3 पॉजिटिव आइन या Cr2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मिनट जरा रुकना। नहीं नहीं, ओपन नहीं हुई, मेरी ऐप हैंग हो रही है। चलो दूसरा टेबल इसलिए डाला था, ओपन नहीं हुई ये क्लास, समझा? ये ना ऐप क्रैश कर रही है, जरा 2 मिनट दो मुझे। आ गई।
अच्छा तो देखो, उसने कहा कि Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम आइन या Fe2 पॉजिटिव आइन प्रेजेंट है, तो किस बिहाफ पे उसने कहा होगा। अब अगर टेबल पे आओ और अगर देखो Cr3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, वो दोनों जो है ना एक ही ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, ग्रीन पीपीटी ग्रीन पीपीटी। एक्सिस की अभी बात नहीं कर रहे, एक्सिस का उसने नीचे लिखा हुआ है ना, तो दोनों के ग्रीन पीपीटी आए, फ्यू ड्रॉप्स डालने पे एक्वस अमोनिया डाला है उसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला अभी, इसलिए मैं एक्वस अमोनिया वाला टेबल देख रहा हूँ। तो ग्रीन पीपीटी जैसे ही आए होंगे उसने बोला कि भाई इन दोनों में से कोई प्रेजेंट है, Cr3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव। तो उसने क्या देख के बोला कि हमारे पास Cr3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव है, वो ग्रीन पीपीटी आया था सोल्यूशन में। ग्रीन पीपीटी लिख दो यहाँ पे बस, या ग्रीन पीपीटी फॉर्म लिख दो, या सिर्फ ग्रीन पीपीटी भी लिख दोगे ना तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रेसिपिटेट की फुल स्पेलिंग लिखना चाहो, प्रेसिपिटेट की फुल एग्जाम स्पेलिंग लिख दो, या सिर्फ पीपीटी लिख दो, कोई मसला नहीं है। फिर उसने एक्सेस एक्वस अमोनिया डाला, तो फिर वो कह रहा है कि Cr3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव आइन है। तो एक्सेस डालने पे क्या होता है वो देखें तो मुझे
हेलो यार, जय। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? दोनों मोमेंट देखो, दोनों इंसॉल्युबल हैं एक्सेस अमोनिया में, दोनों ग्रीन पीपीटी बना रहे हैं। तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूं ना कि क्रोमियम आयन प्रेजेंट है या Fe2 आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए मैं उसने जब भी उसने देखो कंक्लूजन में दोनों लिख दिए, तो ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उसने लिखा। तो ऑब्जर्वेशन अगर तुम देखो तो एक्सिस डालने पे इनसॉल्युबल इन एक्सेस आ रहा है, और Fe2 पॉजिटिव के लिए भी इनसॉल्युबल इन एक्सेस आ रहा है। ग्रीन पीपीटी आया इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आपने कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस टेबल देख के ना, टेबल अगर आपको याद है तो आपने जाके बस वो चीजें लिख देनी है। तो वो कह रहा है कि Cr3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव आयन में बी प्रेजेंट, तो ग्रीन पीपीटी। जब वो कह रहा है कि एक्सेस डाला है, तो एक्सेस में दोनों की इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है? इनसॉल्युबल इन एक्सेस। ठीक है, या तो ये लिख दो या पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस लिख दो, या सिर्फ ये भी लिख दोगे ना, पीपीटी इनसॉल्युबल, वो भी चलेगा। ठीक है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस क्या मतलब कि सोडियम अमोनिया, इसमें अमोनिया डालना है। अमोनिया आपने पहले फ्यू ड्रॉप्स डाले, प्रेसिपिटेट आया। जब ग्रीन पीपीटी आया तो आपने क्या करा, फ्यू ड्रॉप्स डाल लेते, अब आपने ज्यादा ड्रॉप्स डाले, दैट इज एक्सेस। उसको कह रहे हैं एक्सेस में डालना। क्या आप डालते रहोगे जब तक कोई चेंज दोबारा ना आए, उसको कहते हैं एक्सेस डालना। एक्सेस रिएक्टेंट पड़ा था ना, क्या आप उसको बहुत ज्यादा डाल दो, तो ज्यादा डालने पे अगर ऑब्जर्वेशन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस ही है, तो इट मींस यू हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन कि ये किसकी ऑब्जर्वेशन है। और ये दोनों Cr3 पॉजिटिव आयन, क्रोमियम आयन और आयरन आयन की दोनों की सेम ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए कंक्लूजन में उसने दोनों ही लिख दिए। तो इसका क्या मतलब, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या आई है, इन दोनों वाली की आई है, पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, सेम है ना। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? अच्छा, फिर देखो उसने 3 सैंपल निकाले थे ना, B C D। बी पे तो ये परफॉर्म कर लिया उसने। अभी वो कंफ्यूज है कि यार ये कौन सा हो सकता है इसमें से, क्रोमियम या आयरन। तो वो इसीलिए देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट भी दिया हुआ है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने डाला, पहले वो फ्यू ड्रॉप्स डालेगा, फिर वो एक्सेस डालेगा। जब उसने थोड़ा सा डाला तो उसने बोला कि एल में कंटेन क्रोमियम और आयरन 2 पॉजिटिव आयन। अभी भी वो यही दोनों कह रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे देखो इन दोनों ने ऑब्जर्वेशन क्या देनी है। देखो इन दोनों पे जब तुमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों ग्रीन पीपीटी देंगे। इसलिए उसने लिख दिया कि दोनों हो सकते हैं। लेकिन सर क्रोमियम जो है सॉल्युबल हो जाएगा ना एक्सेस में जाके, हाँ, तो और फिर जब आयरन रह एक्सेस जाएगा। डालोगे, एग्जैक्टली जब एक्सेस डालोगे तो एक्सेस डालने पे क्रोमियम सॉल्युबल हो जाएगा और आयरन इनसॉल्युबल होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्लियर करो, जो मोमिन ने बात करी ना, उससे मुझे समझ आया। देखो सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, इनमें से कोई एक प्रेजेंट है। लेकिन अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही थी ना, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि यार इनमें से कौन सा है, क्योंकि सेम सेम ऑब्जर्वेशन आ रही थी। लेकिन अब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे जब ग्रीन पीपीटी आया, जब मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्सेस में डाला, तो मेरे पास इन दोनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। अब अगर वो सॉल्युबल हो गया एक्सेस डालने पे, तो मैं बोलूंगा कि Cr3 पॉजिटिव आयन है। अगर अभी भी वो इनसॉल्युबल है पीपीटी, तो मैं बोलूंगा Fe2 पॉजिटिव आयन है, कंफर्म हो जाएगा मुझे। तो उसने तुम्हें कंक्लूजन में बताया है कि Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है एक्सेस डालने में। देखो जब उसने एक्सेस डाला ना, उसने तुम्हें बोल दिया कि Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। मतलब अब जो ऑब्जर्वेशन आई है ना, वो कौन सी वाली आई होगी कि ग्रीन पीपीटी एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे सॉल्युबल हो जाएगा और गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन। अगर Fe2 पॉजिटिव आयन वो लिखता तो वो इनसॉल्युबल हुआ होगा, लेकिन इनसॉल्युबल नहीं हुआ, वो सॉल्युबल हुआ होगा एक्सेस डालने पे गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन। इसलिए उसने अब कंफर्म कर दिया कि भाई इस सोल्यूशन में Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। समझ आई मोमिन? तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ? जी जी हो गया सर। ओके, तो देखो जब उसने फ्यू ड्रॉप्स डाले थे तो ग्रीन पीपीटी आया था, और जब उसने एक्सेस डाला तो वो कह रहा है कि Cr3 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन आई होगी। मतलब ग्रीन पीपीटी soluble in excess
soluble in excess giving a, या बल्कि इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, green PPT soluble giving a green solution। ये ऑब्जर्वेशन आपके पास टेबल में है, आपने याद करनी है, ऐसे उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, छाप दो लाभ। तो कैटाइन तो कंफर्म हो गया कि इस एल कंपाउंड में Cr3 पॉजिटिव आयन कैटाइन है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कैटाइन पता लगाने में तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ भाई हमजा। सर दोनों रिएक्शन से देखेंगे ना, पहले वाले में कंफ्यूजन होगी तो दूसरे से कर लेंगे। एग्जैक्टली उसके लिए आगे आपको पीछे। टेबल याद रखना होगा। अच्छा, आपने जो है ना वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि मैंने उसने ये करा है और ये आया है, तो आपके लिए तो और काम आसान हो गया। हाँ, अगर मैं आपको लैब में ले जाके छोड़ दूं ना और फिर मैं बोलूँ तो आपको ये सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आप अगर फॉर एग्जांपल उसने एक्वस अमोनिया पहले उठा लिया टेस्ट करने के लिए, अगर वो डायरेक्टली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले उठा लेता तो तुम्हारे पास वहीं पे पता चल जाता उसको, ठीक है। अगर अमोनिया नहीं परफॉर्म करता, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला से परफॉर्म करता, यहीं पे कंफर्म हो जाता कि Cr3 पॉजिटिव आयन है। उसने क्वेश्चन बनाया, तुम्हें 3 मार्क्स देने थे ना और एक्स्ट्रा, और 2 मार्क्स और देने थे, उसने बोला क्वेश्चन बनाते हैं इनके लिए, बनाया, ठीक है। अब सर सल्फेट वाले में लिख देंगे एसिडिफाई करते हैं, फिर वो डाल देंगे और वहां लिख देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा मुनीब देखो, अभी अगर तुम्हें ये शुरू से नहीं समझ आया ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से यही करते हैं, वहां पे कैचअप करना, ठीक है। अच्छा देखो, अब एनाइन टेस्ट करना है, तो जो उसने तीसरा सैंपल निकाला था ना BCD, उसने टेस्ट करा होगा, उस टेस्ट परफॉर्म करने पे कोई ऑब्जर्वेशन आई होगी, उसके बिहाफ पे उसने तुम्हें कंक्लूजन दे दिया SO42 नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। तो जब उसने तुम्हें कंक्लूजन दे दिया है तो तुमने SO42 नेगेटिव आयन का टेस्ट जो टेबल में दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख दो और उसके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दो। तो टेबल में क्या है SO42 नेगेटिव आयन का टेस्ट, ये उठा के लिख दो। क्या होता है, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, ये पहले कॉलम में ये आ जाएगा, और दूसरे कॉलम में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्वेशन इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपने पहले में उठा के ये रख दिया और दूसरे में उठा के ये रख दिया, सही है। छाप दो, मैंने तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दिया, तुम लोग लिख लेना एग्जाम में। टेबल अगेन, टेबल नहीं मिलेगा, टेबल याद करना है। ए लेवल में ये तुम लोगों को टेबल देता है क्योंकि लैब में जाके परफॉर्म करते हो, ओ लेवल में कहता है कि याद करो, तो ये टेबल याद करना है। ये टेबल पेपर 4 में ही नहीं बल्कि पेपर 2 और पेपर 1 में भी काम आना है। तो ऐसा नहीं है कि ATP से पहले ये टेबल याद, हाँ ATP के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। देखो ना कितने मार्क्स तुम्हारे निकाले इस क्वेश्चन ने, था क्या इस क्वेश्चन में, 3 + 3 6 7 8 9, 9 मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही निकले। पेपर 2 में 2-3 मार्क्स निकाल देता है ये, और पेपर 2 में उसकी मर्जी है कि 3-4 मार्क्स भी निकल सकते हैं इसमें से, टेबल में से। तो ऐसा नहीं करना, कुछ स्टूडेंट जैसे पेपर 4 से पहले ये टेबल रट्टा मार के जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में भूल जाते हैं। हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 में इसका वेटेज बड़ा कम होता है, अक्सर नहीं भी देता ऐसा सवाल, ऐसा तो नहीं देगा, इससे रिलेटेड भी नहीं देता, लेकिन फिर भी आपने अभी से याद कर लो टेबल ताकि तुम्हें याद हो एट द एंड। अच्छा मुनीब, अब देखना हम दोबारा से एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 3 तो तकरीबन वैसा ही है, तो ये छोड़ देते हैं। अब देखो ये एक इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें वो सिंपल तुमसे ना सिर्फ ये कह रहा है सैंपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड टू 1 सेंटीमीटर, एक्वस अमोनिया डाल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईच सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, record in the table the observation which correspond to the presence of each cation, chromium ion, Fe2 positive ion, copper ion, iron 3 positive ion। एक्वस अमोनिया डाल रहा है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वस अमोनिया, और फिर एक्सेस डाल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको टेबल याद है ना तो आपने ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपकी सिर्फ मेमोरी का टेस्ट है। यहाँ पे इस टेबल में अगर जाओ तो Cr3 पॉजिटिव आयन क्या होता है, जब एक्वस अमोनिया डाल, तो एक्वस अमोनिया दूसरा कॉलम है, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव आयन डालोगे
तो पहले Cr3 पॉजिटिव आयन में डालोगे तो पहले ग्रीन पीपीटी आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तुमने उठा के ना यहाँ पे बस ये चीज लिखनी है कि Cr3 पॉजिटिव के साथ यहाँ पे आना है ग्रीन पीपीटी स्मॉल वॉल्यूम डालने पे, और एक्सेस डालने पे पीपीटी इनसॉल्युबल। सही है। इसी तरह Fe2 पॉजिटिव आयन का टेस्ट क्या है, एक्वस अमोनिया डालने पे क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी। Fe2 पॉजिटिव आयन ये रहा, ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, उठा के यहाँ लिख देना है। पीपीटी इनसॉल्युबल। Cu2 पॉजिटिव आयन डालने पे एक्वस अमोनिया अगर डाला और अगर Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है तो देखो क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, लाइट ब्लू पीपीटी soluble in excess giving a dark blue solution। तो आपने यहाँ पे लिखना है लाइट ब्लू पीपीटी, पीपीटी soluble giving a dark blue solution। इसी तरह Fe3 पॉजिटिव आयन। अब ये सारा देखो तुम्हारा मेमोरी का टेस्ट है, तुम्हें याद है तो तुम कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर तुम रह जाओगे इसमें। Fe3 पॉजिटिव आयन का क्या है, एक्वस अमोनिया डालने पे रेड ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो यहाँ पे आपने लिख देना है दिस गिव्स यू रेड ब्राउन पीपीटी। इब्राहिम माइक बंद करो ना। चलो आगे ना इस तरह का एक टेबल वाला क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा मुनीर, अब जिसको नहीं समझ आया ना तो जरा ये दोबारा ध्यान से सुनना, हम लोग दोबारा से वही चीज कर रहे हैं, तो मेक श्योर सर कलर्ड है तो वो पहले वो ही आ जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो ऊपर ये जो सारी वो लिखी हुई है ना डिटेल, तो इस बकवास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सेम होती है, वो हमेशा वही बोलेगा। पढ़ना चाहो पढ़ लेना, पढ़ लो तो अच्छी बात है, वैसे वो सेम ही बोलता है। मैं तो नहीं पढ़ता भाई, मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। एल कोई कंपाउंड है, आप जरूरी नहीं है कि हमेशा एल के, तो आप यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एम भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब एल ढूंढने नहीं बैठ जाना कि एल है हमेशा, नहीं। कलर्ड सोल्यूशन आया है तो आपने सिंपल क्या लिख देना है, आयन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर 3 पार्ट इसने बनाए बी सी डी। ग्रीन प्रेसिपिटेट आयरन 2 है। हाँ ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि पहले डाला क्या उसने एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले वो फ्यू ड्रॉप डालेगा फिर एक्सेस डालेगा। और अगर वो कह रहा है Fe2 पॉजिटिव आयन आया है तो ऑब्जर्वेशन क्या है ये जिसके बिहाफ पे वो कह रहा है Fe2 पॉजिटिव आयन आया है, तो आपने आयरन 2, वो कह रहा है Fe2 पॉजिटिव आयन है तो आपने Fe2 पॉजिटिव आयन की ऑब्जर्वेशन लिख देनी है, बस सिंपल। टेबल सारे गंदे हो गए। तो तुमने क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव आयन की सिंपल उठा के ऑब्जर्वेशन लिख दो। Fe2 पॉजिटिव आयन की ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो क्या डाला है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। Fe2 पॉजिटिव आयन की ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है ग्रीन पीपीटी, और जब एक्सेस डाला है तो क्या लिखोगे, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सही है।
अच्छा, साथ में ना उसने एक और काम कर दिया इसमें, मिक्सचर इज हीटेड, तो हीट करने का कोई कैटाइन का टेस्ट था या कुछ था उसने, और कंक्लूजन में तुम्हें दे दिया NH4 कैटाइन, ये भी NH4 पॉजिटिव आयन, ये भी कैटाइन है ना, प्लस चार्ज बन रहा है इस पे, दिस इज आल्सो अ कैटाइन। तो अगर वो कह रहा है NH4 आयन प्रेजेंट है, तो जरा इस टेबल में देखो क्या कहीं एल्युमिनियम NH4 फॉइल आयन का डाला कोई था ना। टेस्ट था? हाँ, सोडियम वो एनाइन था, वो था नाइट्रेट का टेस्ट। हाँ अमोनियम आयन का मैंने डिस्कस नहीं किया था अभी तक। तो हाँ हाँ उसमें क्या हो रहा है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपने डाला, ऑलरेडी डाला भी था मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी सोल्यूशन में, उसको हीट करोगे तो अमोनिया प्रोड्यूस्ड ऑन वार्मिंग, ठीक है, वार्म करने पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है। अच्छा, तो अमोनिया लिख के नहीं छोड़ना, सिर्फ अमोनिया का टेस्ट भी पे बताना, टर्न डैम लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई होगी उसके बाद, जो उसने बोला कि अमोनिया माइन प्रेजेंट है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस was produced which turned, असल में यहाँ पे अमोनिया ना भी लिखो ना तो चल जाएगा, तुम्हें क्या पता क्या गैस प्रोड्यूस हुई है, कोई गैस प्रोड्यूस हुई थी, उस गैस को तुमने टेस्ट करा पता लगाने के लिए कि कौन सी गैस है, तो उस गैस ने क्या करा, गैस was produced which turned damp red litmus paper blue। तो तुम समझ गया कि भाई ये तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई थी, और अमोनिया गैस कब प्रोड्यूस होती है, जब अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है, सही। अच्छा, तो कैटाइन तुम्हारे पास अभी सॉल्यूशन में, अभी उसने दो कैटाइन की कंफर्मेशन, प्रेजेंस की कंफर्मेशन की, एक तो Fe2 पॉजिटिव आयन और एक अमोनियम आयन, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर दो कैटाइन है, हो सकते हैं दो एनाइन भी हो सकते हैं, फिलहाल ये दो कैटाइन है। अब वो जा रहा है एनाइन मालूम करने, कैसे पता एनाइन मालूम करने जा रहा है, क्या पता ना जा रहा हो, नहीं बल्कि नहीं जा रहा है एनाइन मालूम करने। अभी उसने क्या करा, सी में टू द सेकंड पार्ट एक्वस अमोनिया इज एडेड, एक्वस अमोनिया भी कैटाइन का टेस्ट है भाई, अभी भी कैटाइन के पीछे लगा हुआ है वो, और कह रहा है कि एक्सेस एक्वस अमोनिया डाला, तो जब फ्यू ड्रॉप्स डाले तो ग्रीन पीपीटी आया, और पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो ये ऑब्जर्वेशन किस कैटाइन की है, जरा उस पे जाओ, ग्रीन पीपीटी आयरन 2। एंड पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो जब वो गया तो उसने देखा एक्वस अमोनिया डालने पे, अब उसकी ऑब्जर्वेशन में ग्रीन पीपीटी किस किस का आ रहा है, इसका आता है और इसका आता है, और पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस किसका आता है, Fe2 पॉजिटिव का आता है और Cr3 पॉजिटिव का आता है। लेकिन क्योंकि तुम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के देख चुके हो कि ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस था, सॉल्युबल नहीं था, तो तुमने पहले डिसाइड कर लिया था क्रोमियम तो था ही नहीं, यहां से तुम्हें और कंफर्मेशन हो गई कि ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन ही प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अगर ये ना भी करता टेस्ट तो पता चल जाता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कंक्लूजन लिखना है वो क्या लिखना है कि Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, और उसकी कंफर्मेशन जो है ना उसको यकीनी हो गई है, ठीक है। तो ये देखो, ये 1 मार्क का है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है L कंटेन्स Fe2 पॉजिटिव आयन, सही। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगेन उसने सल्फेट के कंक्लूजन दे दिए, तो सल्फेट का टेस्ट, सल्फेट के अरे ऑब्जर्वेशन। मुनीब, तुम्हें समझ आया ये वाला क्वेश्चन? तो सल्फेट उसने कंफर्म कर दिया कि सल्फेट है, तो मतलब आपने सल्फेट का टेस्ट, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, वाइट पीपीटी बनेगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस, इन डाइल्यूट, इन एक्सेस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो आपने ये अगेन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन उठा के वहां लिख देनी है। हाँ भाई,
आसान क्वेश्चन है, मार्क्स स्कोरिंग होता है, तो हमें करने हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा देखो, आखिर में ना एक पार्ट पूछ रहा है तुमसे, और उस पार्ट में क्या कह रहा है कि द ग्रीन प्रेसिपिटेट दैट फॉर्म्स इन टेस्ट सी, ग्रीन प्रेसिपिटेट किसका बना है? Fe2 पॉजिटिव आयन का, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव आयन का ग्रीन पीपीटी बना है, टर्न्स ब्राउन एट द सरफेस आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो होता है क्या है कि जो Fe2 पॉजिटिव है ना, वो सोल्यूशन में पड़े पड़े, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना ये। अगर ऑक्सीडेशन याद हो, जिन लोगों ने मेरे साथ रिडॉक्स पढ़ा हुआ है, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड एंड बेसिस से पहले रिडॉक्स पढ़ा था, सही है। तो क्या हम क्या बोलेंगे कि Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइजेज इन एयर, ये हम लोग मेटल्स में पढ़ेंगे बेसिकली। Fe2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइजेज इन एयर, दिस विल वी बी स्टडिंग इन मेटल्स। लेकिन ये बात इतनी ही है मेटल्स में, तो यहाँ पे सुन ली है तो याद रखना। तो 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत मैटर करता है वैसे 11 मार्क्स। तो पूरे पेपर का अगर वेटेज भी देखो ना पेपर 4 का मिला के, तो ये 11 मार्क्स समझो तुम्हारे 5 मार्क्स के बराबर है पूरे पेपर में। एंड 5 मार्क्स डज मैटर, 5 मार्क्स से थ्रेशोल्ड की बाउंड्री आगे पीछे हो जाती है, ए स्टार से ए और ए से बी में आ जाते हो। और अगर ये सही करके आओगे तो गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। अच्छा अक्सर जो है ना वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इसमें कंपाउंड कौन सा है। तो एल जो है ना वो 2 सॉल्ट्स बन रहे हैं इसमें, एक तो Fe2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। और इसमें क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है ना ये, NH4 2SO4, आयरन 2 पॉजिटिव आयन था तो आयरन FeSO4 बना, अमोनियम से अमोनियम सल्फेट बनेगा। तो ये दोनों सॉल्ट्स थे, सही है। अब आपने करना है क्या है, गूगल क्लासरूम पे जाना, वहां पे एसिड एंड बेसिस के टॉपिक में जाना, उसमें आइडेंटिफिकेशन का टेबल दिया हुआ है ये वाला, वो टेबल याद करना है। ये पूरी वर्कशीट दी हुई है, अराउंड 50 के करीब इसमें क्वेश्चंस हैं, जितने हो सकते हैं करो। टेबल वाले तो सारे करो, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने और करवाने हैं गैसेस के, तो नेक्स्ट क्लास में मैंने वो भी करवाना है तुम लोगों को। मजीद देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हमें करना है। अभी मैंने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के क्वेश्चन नहीं करवाए, ठीक है। मैंने सिर्फ पेपर 2 में तुम लोगों को एसिड्स कराया है, पेपर 1 पेपर 2 में बेसिस करवाया है और पीएच कराए। हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के क्वेश्चंस करने हैं। जिन्होंने खुद स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सौ ने, वो मुझसे पूछते जा रहे हो तो वो तो अच्छी बात है जिन्होंने कर दिए हैं, ये हमें करना है। और ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का ही पार्ट है, क्योंकि आप सॉल्ट है, सॉल्ट के आइडेंटिफाई कर रहे हो, सॉल्ट बना रहे हो, इट्स ऑल सेम थिंग। सर फिर वो वहां पे तो नहीं है, गूगल क्लासरूम पे ही है। नहीं है, किसने कहा? मैं भी चेक करके आया हूँ। किसका गूगल क्लासरूम चेक कर लिया? कल तो डाला है मैंने, देख लेते हैं अभी तुम्हारे सामने। अच्छा जी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहाँ पे ये आप है। हैंड आउट में जाओ, हैंड आउट में टेस्ट फॉर आइंस ये रहा, जो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ पहला। हाँ वो तो है। और वर्कशीट्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस एंड गैसेस, ये तीसरा वाला, ठीक है। और एसिड एंड बेसिस का इसमें जो हैंड आउट पड़ा हुआ है ना, वो हैंड आउट अपडेटेड हैंड आउट है, इसके अंदर नीचे वो भी होगा। और ना मैंने इसमें पीएच के कलर्स, अब तुम्हें जो नेक्स्ट क्लास में चीज याद करनी है ना क्लास से पहले, वो मैं तुम्हें दिखा दूं। देखो इस, ये हैंड आउट मैंने अपडेट कर दिया है, इसमें कुछ टाइपोस थे, और सेकेंडली इसके अंदर अपना क्या कहते हैं, एक तो ये चीज तुम लोगों ने यहाँ पे, एक चीज ये जो है ना, ये जो पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो
पहले H2SO4 लिखा हुआ था पेज 16 पे, तो मेक श्योर कि ये सही से पढ़ो, दिस इज नॉट H2SO4, वो H2SO4 लिखा हुआ था, यहाँ मैंने सही कर दिया बरा, तो वो डिलीट करके ये वाला डाउनलोड कर लेना अपने पास। और दूसरी बात कि इसके एंड में आप जाओगे ना, तो ये वाला टेबल जो आपको रटना है। दूसरी बात, ये इंडिकेटर्स के कलर्स हैं, तो हम ये जो टाइट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कौन से कलर्स आपको याद होने चाहिए? पहले 3, फिनोल्फिथिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस। तो इसके कलर्स इन एसिड और अल्कलीज ना, ये भी याद कर लेना। देखो आगे प्लान क्या है, आगे प्लान ये है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के क्वेश्चंस और इसके आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस, और फिर टाइट्रेशन मुझे कराना है जो पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। और टाइट्रेशन इसलिए मैं डिले कर रहा हूँ क्योंकि मोल्स, वो पूरा मोल्स है, ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग मोल सीख जाओ मेरे साथ जो पीछे चल रहे हो, ताकि फिर हम टाइट्रेशन के क्वेश्चन साथ कर सकें, ठीक है। अब जो फर्स्ट ग्रुप वाले वो जा सकते हो, जिन्होंने मोल्स अभी पढ़ना है दे कैन स्टे। अब बज गई।